लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। मक्के की खेती से कमाएं अधिक आमदनी। उन्नत नस्लों के पशुओं को पालकर बढ़ाएं दूध उत्पादन। प्रदेश के जिन किसानों के खेत किसी वजह से अभी तक खाली पड़े हैं, वे चाहे तो अभी इन खेतों में गर्मा मक्के की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए गर्मा मक्का की खेती पर विस्तार से जानकारी लेते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। तो आज हम लोग बात करते हैं मक्का की बुआई के संबंध में। इसको हम अपने राज्य में तीनों मौसम में यथा खरीफ, रबी एवं जायद, इन तीनों मौसम में हम लगाते हैं। तो अब इस समय जो समय चल रहा है वो गर्मा मक्का अर्थात बसंतकालीन मक्का की बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। तो आइए बात करते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से हम बसंतकालीन मक्का की खेती कैसे करें। क्योंकि मक्का के जो ज़मीन की चुनाव करते हैं, भूमि का चुनाव जो हम करते हैं मक्का खेती के लिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि जल निकास युक्त दोमट मृदा का खेत में ही हम मक्के की बुआई करें, जो इसके लिए सर्वोक्त उपयुक्त होती है। कोशिश करना है कि कभी भी हमारे खेत में जल का जमाव न होने पाए। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। उर्वरक प्रबंधन में देखा जाए तो चूँकि मक्का बहुत अच्छा उत्पादन देता है, तो ज़मीन से बहुत ज़्यादा पोषक तत्व को भी ले लेता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि बसंतकालीन मक्के के लिए 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, अगर पहले तो मृदा का चेक करा लें, अदरवाइज 80 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम तक इसका नॉर्मल डोज है। अब अगर मृदा कमज़ोर है तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन दिया जा सकता है, मृदा मध्यम है तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन से भी काम चल जाता है। तो आवश्यकता अनुसार 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, लगभग 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की ज़रूरत है। पूरा फास्फोरस में पोटास की मात्रा तथा 1/3 मात्रा नाइट्रोजन का बुआई के समय दे दिया जाता है, जबकि बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को हम कम से कम 2 बार में 1/3 करके दे देते हैं, टॉप ड्रेसिंग करते हैं। 1/3 मात्रा नाइट्रोजन का हम यूरिया के रूप में देते हैं,
बुआई के करीब 25 से 30 दिन बाद जब घुटने कुचक होता है निहट स्टेज पर देते हैं। और अंतिम 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया के माध्यम से ही देते हैं। वो जब टेसल निकलने लगता है करीब 50 दिन पर 60 दिन पर, उसमें हम देते हैं खेत में। तैयार खेत में हम जो मक्का की उपयुक्त प्रजातियां हैं उनका चुनाव करके हम बुआई कर सकते हैं। सबोर हाइब्रिड मक्का 1, सबोर हाइब्रिड मक्का 2, उसके बाद हम शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4 इत्यादि मक्का की प्रजातियों का भी चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर की बहुत सी हाइब्रिड्स हैं इनका भी चुनाव कर सकते हैं और हम पसंदकाली मक्के की बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है मक्का की बुआई के लिए हमारा बीज दर क्या हो। तो इसके लिए करीब 20 से 22 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर पर्याप्त हो जाता है। बुआई से पूर्व बीजों को बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। बुआई की दूरी, क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें हम बहुत घना कर देते हैं तो भी प्रॉब्लम, बहुत दूर करते हैं तो भी दिक्कत। तो इसके लिए 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी एवं पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना ज़्यादा लाभदायक होता है। इस प्रकार देखा जाए तो 1 हेक्टेयर एरिया में करीब 83,000 पौधे आ जाते हैं। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। तो बेहतर होता है कि हम 600 ग्राम सक्रिय तत्व 2,4-D लें और 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व एट्राजिन लिया जाए। दोनों को एक साथ मिक्स करके 1 लीटर पानी में घोल लिया जाए और इसको प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर दिया जाए। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार एवं जो नए मोथा कुल के खरपतवार हैं ये सभी नष्ट हो जाते हैं और मक्का बहुत अच्छे से विकास करता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं। अपने प्रदेश के किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और उससे अच्छा लाभ भी लेते हैं। इसी लाभ के दायरे को किसान और भी बढ़ा सकते हैं। बस जरूरत है उन्नत नस्ल के पशुओं को पालने की। तो अपने क्षेत्र के लिए कौन सी गाय और भैंस अधिक उपयोगी है और इनको गाय खरीदते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, ये सब जानने के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। बात करेंगे कि यदि पशुपालन आप शुरुआत कर रहे हैं तो पशुओं का चयन कैसे करें, चूँकि पशुओं का चयन ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। यदि अच्छी पशु आपके पास आ जाते हैं तो आप ज़रूर समृद्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहला पहल जो होती है अच्छे पशुओं का हम लोग चयन करें, खरीदारी करें। तो खरीदारी में सबसे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहला कोशिश अपनी यही रहनी चाहिए कि हाट जो होती है वहाँ से खरीदारी करने की कम कोशिश करें। आस पड़ोस जो आपके जान पहचान वाले फार्म वाले हैं जो पहले से पशुपालन कर रहे हैं उनके यहाँ से गाय खरीदने की कोशिश करें। गाय या भैंस जो भी पशु है उनके यहाँ से खरीदने की कोशिश करें ताकि वो अच्छी गाय आपको दे सकें।
पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। तो आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी इस तरह की गाय रहेगी तो हम लोग, मेरी गाय ज़्यादा दूध देगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसके लिए जो ध्यान देने की बात होती है, जो गाय का शेप होता है, सबसे पहले उसके आकार को देखने की कोशिश करें। वो तिकोना होनी चाहिए। जैसे कि आप फ्रीजियन गाय, जो भी संकर नस्ली गायें देखते होंगे, तो तिकोना शेप लिए रहती है, और देसी गाय जो छोटी नस्ल वाली गाय होती है वो तिकोना शेप में नहीं रहती है। तो पहली बात है। दूसरी बात, उसकी स्किन मतलब चमड़ी पर नज़र डालें। चमड़ी जो होगी, जो दुधारू पशु होते हैं, दुधारू गाय होती है, उनकी चमड़ी जो होती है पतली होती है, इसके बाद चमकीली होगी, तो और चिकनी भी लगेगी आपको देखने में। तो इस तरह की गायें दुधारू होती है, ज़्यादा दूध देती है। तीसरा बात है कि उसके थन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थन के पास देखिएगा, थन के ऊपर जो भी नस होती है, खून की नस जो होती है, वो जितनी अधिक उभार रहेगी, उसके बाद वो टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, उतनी पशु अधिक दुधारू होती है। इसके बाद एक दूसरी नस होती है जो कि उसके पेट से होकर थन तक आती है ना, उसको मिल्क वेन बोला जाता है। यदि ये नस ज़्यादा उभार वाली होगी, जितना अधिक उभार वाली होगी, उतनी अधिक दूध देने वाली गाय होती है। आयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। दुधारू पशु को खरीदते समय लगातार 3 बार दोहन करके देख लें। साथ ही पशु आयु पर भी विशेष ध्यान दें। पशुओं की आयु कम से कम 10 से 12 साल की होनी है। पशुओं से तीसरे और चौथे बयांत तक दुग्ध उत्पादन चरम सीमा पर रहता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले यानी कम आयु वाले पशु अधिक लाभकारी माने जाते हैं। साथ ही पशुओं की प्रजनन क्षमता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस पर पशुओं का दूध उत्पादन निर्भर होता है। एक आदर्श दुधारू पशुओं के लिए हर साल एक बच्चा जरूरी है। ऐसे में आपको पशुओं की प्रजनन क्षमता की जानकारी भी लेनी चाहिए। यदि दूसरे लोग निकाल रहे हैं दूध, तो आप जरूर एक बार थन को बढ़िया से अपने हाथ से छूकर देख लें, कहीं कड़ापन तो नहीं है, कहीं हार्डनेस नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद कभी भी गाय खरीदने जाएं तो कोशिश यही करें कि या तो गाय पहली या दूसरी बियान की हो, मतलब एक बार बच्चा दी हो या दूसरी बार बच्चा दी हो। उसके साथ साथ ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो भी गाय होती है, उनके साथ यदि बाछी हो, मतलब फीमेल काफ हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और उम्र के हिसाब से भी देखेंगे तो 2 साल से मैक्सिमम 3 साल तक की ही गाय पशुओं का खरीदारी करनी चाहिए। आजकल के समय में क्रॉस संकर नस्ल की गायों पर भी ज़्यादा नहीं ध्यान दें। फ्रीजियन या जर्सी पे आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। देसी नस्ल की साहिवाल गाय होती है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी खरीदारी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस गाय की विशेषता है कि इसका गहरा शरीर, ढीली चमड़ी, छोटा सिर और छोटे सींग होते हैं। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है। साथ ही इसकी टांगे छोटी और पूंछ पतली होती है। इसके अलावा शरीर की खाल काफी चिकनी होती है। इनका रंग लाल और गहरा भूरा होता है। इसके नर का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक का होता है। इस गाय में 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता होती है। यह अपने एक दुग्ध काल के दौरान औसतन 2270 लीटर दूध दे सकती है। इनके दूध में वसा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साहिवाल गाय विदेशी गाय की तुलना में दूध कम देती है, लेकिन इनका पालन कम लागत में किया जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। उसके बाद नस्ल तो सिंधी और गिर, ये सब भी देसी हैं। दूध के आधार पर जो सस्ती गाय मिले वो खरीद लेना। अपनी साहिवाल बहुत अच्छी नस्ल की गाय है, साहिवाल का पालन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद यदि भैंस की तरफ जाते हैं कि भैंस में कौन सी नस्ल का पालन करें, तो भैंस में मुख्य रूप से मुर्रा, सुरती और मेहसानी,
3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जो अपने यहाँ सरवाइव करती है, बहुत अच्छी रहती है। मुर्रा हालांकि पंजाब की नस्ल है लेकिन इधर भी बहुत अच्छी सरवाइव करती है। वो भैंस और गाय दोनों को रखे, 2 भैंस रख रहे हैं, 2 गाय भी रखिए साथ में। इससे क्या होगा, आपकी लोकेलिटी में जो मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता है, किन्हीं को भैंस की दूध चाहिए, किन्हीं को गाय की दूध चाहिए, दोनों चीज़ मिलेगा। और यदि आप सोसाइटी में देते हैं, मतलब कम्फर्ट को दूध देते हैं, तो उसमें क्या होती है कि दोनों मिक्स करके देंगे तो आपको फैट अच्छी मिलेगी, जिसके कारण कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई फलदार पौधों की बागवानी करते हैं और अक्सर वे बागवानी के लिए पौधे नर्सरी से खरीद लाते हैं, लेकिन नर्सरी वाले कभी कभी जिस किस्म का पौधा कहते हैं वो बाद में किसी अन्य किस्म का पौधा निकल आता है। इसलिए इस तरह की समस्या से बचने के लिए किसान ग्राफ्टिंग विधि से अपनी मनचाही किस्म के पौधे तैयार करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो आप किस तरह से तैयार करें ग्राफ्टिंग विधि से मनचाहे किस्म के पौधे, आइए जानते हैं डॉक्टर नवीन शर्मा से। आजकल जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि नर्सरी में नए पौधे तैयार करने का समय चल रहा है, जिसमें हम कलम, ग्राफ्टिंग, बडिंग ये सारी चीजें करते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि किसान भाई फल बागों को लगाने के लिए नर्सरी से जिस पौधे को खरीद कर लाते हैं वो बाद में किसी अन्य प्रजाति का निकल आता है, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि किसान अपने स्तर पर पौध तैयार करे, जिससे अच्छी किस्म के पौधे तैयार होंगे, जिनसे आगे चलकर अधिक फलोत्पादन भी मिलेगा। कि जो हम कलमों के लिए मटेरियल यूज करने वाले हैं, कलमे या साइनबोर्ड जिनको हम बोलते हैं, वो कहाँ से लेनी है और किस तरह की वो होनी चाहिए। तो एक तो ये है कि जिन भी पौधों से हमको लेनी है वो पौधे आपके बीमारी रहित हो, और बीमारी रहित पौधे से भी आपने कलेक्ट की है तो जो हम कलमे फाइनली यूज़ करने वाले हैं उसमें किसी तरह का डैमेज ना हो, इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीजेस, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। सबसे पहले बात करते हैं टंग ग्राफ्टिंग की, जीवा कलम भी जिसको हम कहते हैं। आम तौर पर हमारे सारे शीतोष्ण फल पौधों के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी सक्सेस ज़्यादातर या ज़्यादा अच्छी है तब मानी जाती है जब आपका रूट स्टॉक और साइन दोनों की मोटाई लगभग बराबर की हो, दोनों बराबर व्यास के हो। किसान भाइयों, नए पौधे तैयार करने के लिए मूल वृंत जिसे रूट स्टॉक कहते हैं, सांकुर डाली जिसे साइन कहते हैं, इनसे आप अच्छी किस्म के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। नए पौधे तैयार करने के लिए आपको कई चीजों की भी आवश्यकता होगी, जिसमें पौधे में चीरा लगाने के लिए चाकू, सिकेटियर और कलमों को बांधने के लिए पॉलीथीन की जरूरत पड़ती है। इसमें करते क्या है कि सबसे पहले स्टॉक को जमीन से लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर के मध्य ऊंचाई पर काट देते हैं कैंची से सीधा, और उसके बाद उसके ऊपरी हिस्से पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर का एक लंबा तिरछा कट लगाते हैं, जिस तरह से हम कलम के लिए लगाते हैं, लिखने वाली कलम के लिए स्लांटिंग कट लगाते हैं। और उस स्लांटिंग कट के निचले 2/3 हिस्से में फिर एक रिवर्स कट लगाते हैं, जिससे जीवा बन जाती है। तो वो जीवा बन जाती है, उस तरह से फिर साइन बोर्ड में भी हम बराबर मोटाई की कलम ले करके, जिसमें कम से कम 3 आंखें हो, उसके बॉटम पोर्शन में इसी तरह का स्लांटिंग कट लगा करके, रिवर्स कट लगा करके जीभा बना दी जाती है, और इन दोनों जीभाओं को इंटरलॉक करते हुए इस तरह से आपस में जोड़ दिया जाता है कि इनका कैम्बियम, आम तौर पर या आम भाषा में मैं कहूँ
तो कम से कम एक तरफ का उनकी जो छाल है, स्किन है, वो एक तरह से स्मूथली मैच कर रही हो, ताकि उसमें से जो पोषक तत्व और पानी है, सैप मूवमेंट है स्टॉक से, वो साइन को आसानी से हो सके, तभी हमारी कलम चल सकती है। और उसके बाद ये जो यूनियन जहां हम जोड़ते हैं दोनों पोर्शन को, उसको ग्राफ्ट यूनियन बोलते हैं। उसके बाद इस ग्राफ्ट यूनियन को हम प्लास्टिक की टेप से उसको अच्छी तरह से कवर कर देते हैं, ताकि उसके अंदर हवा और पानी का प्रवेश ना हो सके, तो ही उसकी अच्छे से हीलिंग होती है और वो इन्फेक्शन से बची रहती है। तो टंग ग्राफ्टिंग उस सिचुएशन में ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। उस स्थिति में हम क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग करते हैं। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग थोड़ा सा टंग ग्राफ्टिंग से अलग है। उसमें पहले स्टॉक को उसी तरह से लगभग 20 सेंटीमीटर, 15 से लेकर 22 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई पर ज़मीन से काट देते हैं, सीधा कट लगा करके। फिर उसके बिल्कुल सेंटर में, मध्य में चाकू इंसर्ट करके सीधा बीचों बीच चीरा दे दिया जाता है। और उसके बाद वो चीरा ऐसा सच रखने के बाद हम जब साइन पे आते हैं, तो साइन वही कम से कम 3 बड वाली एक कलम, और उसके बॉटम पोर्शन में, लोअर वाला जो उसका नीचे वाला पोर्शन है, उसमें स्लंटिंग कट एक तरफ ना देने की अपेक्षा दोनों तरफ देते हैं, और उससे वो पोर्शन एक तीर की तरह बन जाता है। फिर वो जो तीर वाला पोर्शन है, दोनों साइड जिसमें स्लंटिंग कट दिए गए हैं, वो पोर्शन हम उस इंसीजर में जो हम रूट स्टॉक के मध्य में दिया उसमें फिक्स कर देते हैं। वहाँ भी इसी बात का ध्यान रखा जाता है, अच्छी तरह से उसको फिक्स कर देते हैं, पूरा इंसर्ट कर देते हैं। तो हम अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, तो मुझे लगता है हम आसानी से अच्छी सक्सेस के साथ अपने पौधे तैयार कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है ग्राम हालिमपुर, जिला मुंगेर के कृषक जगपाल सिंह ने। ये लहसुन की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगपाल सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अगर हम अधिकतर समय में देखें तो ये लहसुन की फसल है, ये लोगों के इसने किस्मत को बदला है। और छोटे छोटे किसानों ने भी इसमें, जिसके पास 1 बीघा जमीन है या इसके आसपास है, उसने भी लाखों रुपए इसमें से कमाए होंगे। अब किसी भी फसल में उस फसल का सफल उत्पादन करना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो लहसुन में हम देखते हैं पिछले समय में जो 1-2 महत्वपूर्ण रोग हैं, वो है एक स्टेम फाइलियम फफूंद से होने वाला रोग है, और ये स्टेम फाइलियम फफूंद का नाम है। उससे एक पत्तों के ऊपर धब्बे बनते हैं और पत्ते झुलस जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण रोग है। और आजकल जो ये लहसुन की फसल है, वो हमारे कई क्षेत्रों में लगी हुई है, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग इसमें होनी है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल का सबसे हानिकारक रोग है बैंगनी धब्बा रोग, जिसे हम पर्पल ब्लोच के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी किसान भाई उसके इस रोग के जो है लक्षण जो हैं, वो धब्बे जो हैं उसके ऊपर देखें इस रोग के, और उसकी विस्तृत जानकारी जो हमारा डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री उसके वेबसाइट पे भी हमने दी हुई है। तो उसके लिए वो जो कंटाफ एक फंजीसाइड आती है हेक्साकोनाजोल, तो उसके वो 50 ml 100 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं। और नई जो रोग है वो वाइट रॉट, जिसको सेक्लोर्शियम रोल्फसाई फंगस के नाम से है, उसका भी प्रकोप कई जगह देखने को मिला है। इस रोग में जिस तरह से इस बार फरवरी मार्च में लगातार रही है बारिश, उससे क्या होता है कि हमारे खेतों में नमी अधिक हो जाती है, और उस नमी के कारण ये फफूंद जो होती है वो तने से लेके और जो नीचे इसके गट्ठे बन रहे होते हैं, उनमें ये फफूंद आती है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण करें।
ऐसा प्रयत्न करें कि हर साल उसी लहसुन की फसल को बार बार एक खेत में नहीं लगाएं। तो एक साल का थोड़ा अंतराल ले लें, उसमें हम कोई दूसरी फसल, जैसे आजकल हमारे साथ मटर लगा हुआ है तो मटर की फसल लगा लें, और एक साल का थोड़ा गैप देके। और सबसे अच्छा होगा कि जो हमारा गेंदा फूल होता है वो भी अच्छी तरह बिक जाता है। गेंदे फूल की जड़ों में ऐसे तत्व होते हैं जो कि जड़ों में होने वाले काफ़ी फफूंद के जीवाणुओं को, और यहाँ तक के सूत्रकृमि और कई कीड़े हैं ऐसे, उनको भी वो रोकने में सक्षम है। और एक जो हम अभी एक सस्ती तकनीक है उसमें किसानों में उसका प्रचार करते हैं, वो है सॉइल सोलराइजेशन। फसल लगाने से पहले उसको पारदर्शी, जो पॉलीथीन मल्च होता है पारदर्शी, जो तापमान है वो ऐसा देखा गया है कि 7 से और कई क्षेत्रों में 15 डिग्री सेल्सियस तक अधिक तापमान शीट बिछाने से हो जाता है। और वो जो हमारी ज़मीन है उसमें 90% से अधिक जो है बीमारी के और कीड़ों के और यहाँ तक के खरपतवारों के बीज भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये तकनीक जो हम ड्रेंचिंग की बात कर रहे थे फंजीसाइड से, उससे सस्ती है, पर्यावरण अनुकूल है काफ़ी हद तक। पॉलीथीन की शीट को हटा दें, और फिर अगर इस तकनीक का उपयोग करके अगर किसान फिर भी लहसुन भी हर साल लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।